नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज सुनिए अनीता जैन द्वारा लिखित कहानी रूठा सावन। आखिर वो चला गया, हमेशा के लिए, कहीं और, बेहतर भविष्य की तलाश में। पर मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मैं तो वैसे भी उससे बचने के रास्ते ढूंढती थी। पालक की पत्तियों को यंत्रवत 3 बार धो चुकी थी। आदत जो थी सालों से। अब 50 की उम्र में पुरानी आदतें कहाँ जाएंगी? जैसे 25 की उम्र में घर का सारा काम करते हुए अभ्यस्त हाथ चलते थे, अब भी चलते हैं। जैसे 25 की उम्र में हाथी काम करते थे, दिल और दिमाग तो उसी को सोचते देखते थे। 50 की उम्र में भी वही सिलसिला जारी है। कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हाँ, वाकई में सिर्फ पढ़ते थे। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट जेहन में इतने सालों में भी ओझल नहीं हुई है। उसकी कही हर बात आज भी कानों में गूंजती है। बातें भी क्या थी, बेलन रोटियों का अभ्यास दिखा रहा है। होठों पर मुस्कान आ गई। बातें भी क्या थी, आपने केमिस्ट्री के नोट्स लिख लिए? मैं कल नहीं आया था तो अपना रजिस्टर दे दीजिए। मैं सवालिया निगाहों से देखती, वो समझ जाता। हड़बड़ाकर कहता कि पहले अपने दोस्तों से ही पूछा था, किसी ने पूरा नोट नहीं किया। कितना प्यारा लगता था जब उसका झूठ उसके चेहरे पर छलक जाता था। हाथ एक क्षण को रुके। हमेशा की तरह होठों की हंसी और आंखों के आंसू ताल से ताल मिला रहे थे। दिल दिमाग का साथ छोड़कर समझ नहीं पा रहा था कि उन मीठी यादों को याद करके हंसे या बरसों से दीदार को तरसती बरसती आंखों के साथ रोए। आज भी रोज की तरह चश्मा और आंखें पल्लू से पूछ चुके थे। हाथ फिर चल पड़े। फाइनल ईयर की बात है। मैं 5 दिन कॉलेज नहीं गई। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। छठे दिन वो साइकिल पर घर आया। उसके हाव भाव से लग रहा था कि पता नहीं कितने टन हिम्मत जुटाई है घर आने के लिए। दरअसल उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं। लैंडलाइन फोन का भी सीमित इस्तेमाल होता था, इसलिए किसी को पता नहीं था कि मैंने छुट्टी क्यों ले रखी है। घंटी बजी तो पापा ने दरवाजा खोला। उसे आंखों आंखों में तौलते हुए पूछा, हाँ भाई, बताओ किससे मिलना है? उसने बड़ी मुश्किल से गला खंखारा, मुझे तिरछी नजर से देख लिया, फिर भी बोला, नमस्ते अंकल, नीरजा जी यहीं रहती हैं? पापा ने हाँ कहा तो बोला, जी कुछ दिन पहले उनको फिजिकल केमिस्ट्री की एक बुक चाहिए थी, लाइब्रेरी में नहीं मिली थी। आज मैंने इशू कराई है तो देने आया हूँ। पापा ने बोला, लाओ मैं दे दूंगा। बेचारा 3 किलोमीटर साइकिल चला कर आया, पानी तक नहीं पिलाया। मैंने मन को झिड़क दिया था, नहीं पिलाया तो तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? पिछले हफ्ते भैया के दोस्त को भी तो बाहर से ही टरकाया था। उस वक्त ऐसा ही होता था। गर्मी और घबराहट से लाल हुआ उसका चेहरा याद आया तो हाथ से पानी गमले के बजाय बाहर छिटक गया और होठों पर फिर मुस्कान आ गई। एमएससी में आ गए थे हम दोनों। मुझे लगता था कि हम एक दूसरे को ढूंढते थे, साथ रहते, बात करते तो अच्छा लगता था। हम दोनों ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते थे जहां विवाह माता पिता की मर्जी से ही तय होता था। हालांकि मेरे माता पिता की तरह कई माता पिता ऐसी कोई बात कहते नहीं थे, पर यह एक सार्वभौमिक नियम था। मुझे लगता था कि लोग हमको नोटिस करने लगे थे। हम कहीं भी खड़े होकर बात करते, लोग अलग मुस्कुराहट से देखने लगते थे। पता नहीं क्या था हमारे बीच। हमने तो उस रिश्ते को कोई नाम देने की कोशिश नहीं की थी। शायद प्यार होगा, पर हमने तो कभी कहा नहीं। बहरहाल मुझे और शायद उसे भी अपने अपने परिवार की चिंता होने लगी। हम सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई की बात करते थे, पर शायद मेरे मन में ही कुछ और भावनाएं पनप रही थी, जिनकी गवाही अब उसकी आंखें भी देने लगी थी। मेरे मन का चोर ही शायद डराता था कि जो लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, कहीं घर पर न बता दें।
कहीं मम्मी पापा सदमे में ना आ जाएं। और उन दिनों की सबसे बड़ी चिंता, कहीं पढ़ाई छुड़वाकर शादी न कर दे। मैं उससे बचने लगी। पार्किंग में लूना रखकर सीधा क्लास और क्लास से घर जाने लगी। मन पढ़ाई में लगाने लगी। सहेलियों के पास आज ये रिश्ता आया, आज वो रिश्ता आया। शादी के लहंगे, गहने आदि की बातें थी। मैंने खुद को एक खोल में समेट लिया। उसने भी घर की इज्जत को ज्यादा जरूरी समझकर मुझसे बचना शुरू कर दिया। एमएससी के 2 साल में कुल 10 बार बात हुई होगी, शुरू के 1 महीने। उसके बाद जीवन में पूरी तरह खामोशी और सन्नाटा हो गया। हम समझते थे कि ऐसे ही कुछ था हमारे बीच जो खत्म हो गया था। और ये अच्छा ही हुआ। पता नहीं जिंदगी में कैसा खालीपन था। मैं दिन भर पढ़ाई करती और घर का भी बहुत सारा काम करती। मेरी मम्मी मेरी बहुत तारीफ करती और मेरे पापा भी गर्व करते। मैं पढ़ाई और गृह कार्य दोनों में अव्वल थी। सब कुछ अच्छा था, पर वो हर वक्त दिल और दिमाग में साथ साथ चलता और हाथ अपने काम करते रहते। मेरी पीएचडी शुरू हो गई। पता चला वो पीएचडी करने दूसरे शहर चला गया। पता नहीं क्यों, या शायद मैं जानती थी क्यों। एक दूसरे के बारे में दिन भर सोचना और एक दूसरे के सामने न आ जाए, इस कसरत में हमारे दिमाग पस्त हो गए थे। वो बिना कुछ कहे सुने चला गया। मैंने सोचा अच्छा हुआ, अब खुलकर सांस लूंगी। पर पता नहीं कैसी उदासी हर वक्त घेरे रहती, और जैसे आज उसकी छोटी छोटी बातें याद करके हंसी आ जाती है। पिछले 27 सालों से यही सिलसिला जारी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 50 बार उन्हीं 2-4 बातों को सोचती रहती हूँ। वो घटनाएं अभी भी उतनी ही ताजा है जितनी मेरे हाथ में पकड़ी ताजा पालक की गड्डी, जिसका पापा के लिए सूप बनेगा। पीएचडी के साथ रिश्ते आने लगे थे। मैं रोबोट की तरह चाय नाश्ता ले आती, फ्री रिकॉर्डेड ऑडियो की तरह लड़के वालों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देती। भैया की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उनके लिए भी लड़की देखने का सिलसिला चलता रहा। आखिर एक डॉक्टर लड़की पसंद आ गई। अब मेरा रिश्ता फाइनल होने का इंतजार था, ताकि दोनों शादियां साथ साथ हो जाए। मेरा फैशन से कोई रिश्ता नहीं था, न मुझे अनावश्यक हाव भाव दिखाने आते थे। पता नहीं कब मैं काफी अंतर्मुखी हो गई थी। सारे लड़के मुझे रिजेक्ट करने लगे। मम्मी पापा, भाई को चिंतित देखकर मुझे दुख तो होता था, पर हर रिजेक्शन मुझे खुशी भी दे जाता, अपनी उस दुनिया में लौट जाने की जहाँ मेरे और उसके सिवा कुछ नहीं था। उस दुनिया में कुछ झूठ नहीं था, कुछ बनावटी नहीं था। उस दुनिया की हर बात मेरे लिए सच्ची थी। उस दुनिया में विचरण करते मेरे होठों पर आती हंसी सच्ची थी। मेरे आंखों के आंसू भी सच्चे थे। पीएचडी पूरी कर लेने के बाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। स्टूडेंट की चहेती डॉक्टर नीरजा शर्मा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। मैंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया था, जिसे परिवार ने भारी मन से स्वीकार कर लिया। भाभी घर आई। हम दोनों सहेलियों की तरह रहती। उनके काम के घंटे फिक्स नहीं थे, इसलिए मैं पहले से भी ज्यादा परफेक्शन के साथ घर संभालने लगी। देखते ही देखते भतीजी 22 साल की हो गई, और मेरी पक्की सहेली भी। बुआ के बिना उसका कोई काम नहीं चलता था। एक दिन वो चहकती हुई आई और बोली, बुआ, आज टाउन हॉल में गीत संगीत का प्रोग्राम है, प्लीज चलो, आपको और दादा दादी को अच्छा लगेगा। मैंने कार की ड्राइविंग सीट संभाली, कटे हुए बालों में उंगलियां फिराई, गोगल्स पहने और चल पड़े। हम चारों ऐसे ही घूमते हैं आजकल। आजकल मेरा शुमार जड़ों से जुड़ी आधुनिक महिलाओं में होता है। प्रोग्राम चालू हुआ। 10 मिनट बाद कॉलेज से फोन आया कि सडन इंस्पेक्शन आने वाला है, तो आप आ जाइए। मैंने मम्मी पापा से कहा, आप गुड़िया के साथ टैक्सी में घर चले जाना। मैं फोन को बैग में रखकर जैसे ही 4 कदम चली और मैंने सर ऊंचा किया, तो 5 फीट की दूरी पर वो खड़ा था। प्रोग्राम देखने के लिए अंदर आ रहा था। पहले की ही तरह फॉर्मल्स पहने थे, वही अंदाज,
वही झिझक, मेरे पैर जम गए, मुंह खुला रह गया, पलके झपकाना भूल गई। गाना शुरू हुआ। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। वो भी मेरी ही तरफ देख रहा था और ठिठक कर खड़ा था। फिर जैसी कि मेरी आदत थी, मैं संभल गई। सोचने लगी, उसने कहाँ पहचाना होगा मुझे। मैं उसे नजरअंदाज करके निकल गई। कार में बैठते ही आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। पर मैं तो रोबोट थी, और अब 50 साल की रोबोट थी। तुरंत कमांड दिया, आंसू रुक गए, कार दौड़ने लगी। रोज का अभ्यास जो था, दिल दिमाग की जद्दोजहद के साथ काम करने लगा। कॉलेज का काम भी निपटाया। आज पूरे टाइम दिमाग के किसी कोने में ठिठका हुआ सा वो खड़ा था। टाउन हॉल के ऑडिटोरियम में से लगातार मेरे कानों में गाने बज रहे थे। गली में आज चांद निकला, पर मेरे जैसे मशीन का क्या, जिसके लिए चांद निकले या सूरज, उसे तो बस काम करना है। घर पहुंची, चेंज किया। आज भाभी घर पर थी। डिनर का जिम्मा उन्होंने लिया था, वरना मैं तो दिल में चल रहे झंझावत के बावजूद किचन में खाना बनाने वाली थी। खैर, मैं सिरदर्द और थकान का बहाना करके अपने कमरे में चली गई। बोला, मुझे सोने देना, डिस्टर्ब मत करना। कमरे की दीवारों से आज उसका वर्तमान अक्स झांक रहा था। जाने कब तक आंसू तकिए को भिगाते रहे, जाने कब तक मैं उस अक्स से भागती रही, जाने कब आंख लगी। मेरी आंख गुड़िया की आवाज से खुली। बुआ, कितना सोगी? रात के 9 बजे हैं, खाना खा लो। उसने मुझे हाथ मुंह धोने को कहा और मैं खाना खाने लगी। गुड़िया मुझे प्रोग्राम की सारी परफॉर्मेंस के बारे में बताने लगी। मेरी थाली रख कर आ गई। फिर बोली, बुआ, आपके जाने के बाद एक अंकल हमारे पास आए थे। दादा दादी के पैर छूकर बताया कि वो करीब 32 साल पहले हमारे घर आए थे, आपको फिजिकल केमिस्ट्री की बुक देने, जो दादा ने रिसीव की थी। दादा को तो कुछ याद नहीं आया। दादी ने नाम पूछा तो नीरज नाम बताया। वो दादी की इजाजत लेकर हमारे साथ बैठ गए। दादी ने परिवार के बारे में पूछा तो पता चला उनकी शादी नहीं हुई। कारण नहीं बताया उन्होंने। बाद में बाहर आकर उन्होंने मुझे अपने नंबर दिए, तो मैंने फोटो भी मांग लिया कि क्या पता इतने सालों में आप भी भूल गई हो। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो इस नंबर पर उन्हें कॉल कर सकती हैं। गुड़िया ने मुझे व्हाट्सएप पर नंबर और फोटो भेज दिया। जाते जाते बोली, बुआ, अंकल काफी हैंडसम और डिसेंट हैं। उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया। उसके नंबर और फोटो को घूरती रही लगभग 1 मिनट तक। उसके बाद डिलीट कर दिया। मुझे मशीन की तरह, रोबोट की तरह काम करने की आदत पड़ चुकी थी। परिवारजनों के अलावा किसी से ज्यादा ताल्लुक न रखने की आदत पड़ चुकी थी। कांटों पर चलना रास आने लगा था। गुलाबों पर चलना नॉनसेंस लगने लगा था। 50 की उम्र में बदलना मुमकिन नहीं होता, खासकर जब बदलने की इच्छा भी न हो। आज के दिन मेरे जीवन में सिर्फ यही नया हुआ था कि प्रतिदिन जिस यादों की दुनिया में उसकी चंद पुरानी तस्वीरों के साथ जीती थी, उसमें 2 तस्वीरें और जुड़ गई थी। एक में वो ठिठका खड़ा मेरी तरफ देख रहा था, और दूसरी में व्हाट्सएप में मुस्कुरा रहा था। हमेशा की तरह आज भी गहरी नींद सोऊंगी। हमेशा की तरह दिमाग में चलती उसकी तस्वीरों के साथ रोती मुस्कुराती कल सुबह से रात तक सारे काम वैसे ही करूंगी। सालों पहले का रूठा सावन अब मुझे आंखों से बरसते हुए ही भाता है। ये सच्चा सावन है, ये सच्ची बारिश है, और सबसे बड़ी बात ये मेरा निजी सावन है। ये मेरी निजी बारिश है, जो पूरे साल मेरे साथ रहती है और जिसका कोई भागीदार नहीं, या शायद है जो दूर किसी शहर में बैठा है, जिसका नंबर और फोटो मैंने अभी डिलीट किया है। खत्म हुई कहानी, रूठा सावन। धन्यवाद।